हेलो। बायोथान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। रीनीट 2026 के एनसीईआरटी अचूक बेच 12th क्लास के चैप्टर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ये वन शॉट क्लास है। इस वन शॉट क्लास में अपन ये समझेंगे कि जेनेटिक्स की शुरुआत कैसे हुई, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, कैसे एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद में कौन कौन से लॉ दिए गए और उन लॉ से डेविएट होने पर कौन कौन से ऐसे केसेस आए जो कि मेंडल जो जेनेटिक्स की शुरुआत हुई थी वो ग्रेगर मेंडल से हुई थी। मेंडल की रीडिस्कवरी और मेंडल के लॉ से डेविएट होने पर जो पोस्ट मेंडलिज्म है उनके बारे में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस और इसके साथ साथ में अपन बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और म्यूटेशंस, पीडिग्री एनालिसिस और लास्ट में अपन डिफरेंट टाइप के जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए अपन सीधे पॉइंट पे आते हैं। इस चैप्टर में शुरुआती दौर में अगर अपन देखें तो कुछ चैप्टर तो अपना प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एग्जैक्टली यही, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो टर्मिनोलॉजी आएगी, जो टर्म्स आएंगी, उन टर्म्स पे फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या टर्म्स आएगी? सबसे पहली टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किसको कहेंगे? जेनेटिक्स इसको कहेंगे स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस, इनहेरिट करना मतलब ऑर्गेनिज्म पेरेंट से प्रोजेनी के बीच में जो इनहेरिट करते हैं। हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स और स्टडी ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम। जीन्स की स्टडी या क्रोमोसोम की स्टडी या यूं कहें कि वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स की स्टडी क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। तो पहली बात है कि जेनेटिक्स में किसकी होगी? इनहेरिटेंस की स्टडी। इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। पेरेंट्स से प्रोजेनी के बीच में जो ट्रांसफर हो रहे हैं कैरेक्टर्स, उनको बोलेंगे इनहेरिटेंस। अगर उनके बीच में कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में कुछ वेरिएशन या यूं कहें कि कुछ चेंजेस या डिफरेंसेस हैं, तो उसको कहेंगे वेरिएशंस। और वो इन हेरिटेबल फीचर्स जो कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर है, जैसे कि आई कलर, आंखों का कलर, पेरेंट्स से प्रोजेनी के बीच में कैरेक्टर ट्रांस जो जा रहा है वो है आई कलर। तो आई कलर क्या हो गया? कैरेक्टर। और आई कलर की बात करें कि आई कलर में भी बोला कि ब्राउन आईज, ब्लू आईज, इसका मतलब आई कलर तो कैरेक्टर हो गया। और आई कलर कैरेक्टर के अलावा उसमें जो डिफरेंट वेरिएंट आए हैं, उन वेरिएंट्स को अपन क्या बोलते हैं? ट्रेट्स बोलते हैं। आगे बात इंपॉर्टेंट आती है जिसको कहते हैं एलील। एलील जो होते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स होते हैं, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर एक सेम पोजीशन पर, सेम लोकेशन पर दो जीन्स जो होते हैं वो अल्टरनेटिव जीन्स होते हैं। जैसे एक जो है वो टॉल के लिए है, तो टॉल लेंथ, लंबाई के लिए है, तो टॉल का रेसेसिव कौन सा होगा? डॉफ। तो टॉल और डॉफ ये क्या है? टू एलील्स हो जाएंगे जीन्स फॉर द कैरेक्टर हाइट। हाइट कैरेक्टर के एलील कौन से हो गए? टॉल और डॉफ हो गए, मतलब डोमिनेंट रेसेसिव दोनों बातें हो गई। अगर क्रोमोसोम पेयर्स में हो और सिमिलर एलील्स अगर कैरी करें, सिमिलर एलील्स की बात करें जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल वाई, ये सारे ये सिमिलर टाइप। इसका मतलब चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, दोनों के दोनों किस टाइप की कैटेगरी में आएंगे? होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे। और ये क्योंकि प्योर होंगे, इनके गैमेट होंगे, इसमें किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं, ये प्योर लाइन या प्योर ट्रू ब्रीडिंग कहलाएंगे। हेट्रोजाइगस कंडीशन, जिसमें कंडीशन कैसी हो? हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, क्रोमोसोम्स पेयर्स कैरीज डिसिमिलर एलील्स ऑफ जीन्स, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल वाई है तो स्मॉल वाई है, ये कौन से हो गए? हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाती है। तो ये टर्मिनोलॉजी इसमें यहां तक पहुंचती है। अगर इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर अपन बात करें कि वो कैरेक्टर जो कि एक्सप्रेस होता है, तो एक्सप्रेस होने वाला कैरेक्टर कौन सा कहलाता है? डोमिनेंट कैरेक्टर। जैसे अपन बात करें कि यहाँ और इसको कैसे लिखा जाता है? कैपिटल टी में या कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक्सप्रेस कौन सा हो रहा है? कैपिटल टी। तो डोमिनेंट कौन सा हो गया? कैपिटल टी हो गया। रेसेसिव कैरेक्टर, अगर मैं बोलूं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो रेसेसिव कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा? जो कि सप्रेस्ड हो रहा है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो सप्रेस कैरेक्टर है उसको बोलेंगे रेसेसिव कैरेक्टर्स।
और जो फिजिकली एक्सप्रेस हो, जो दिखने में जो आपको शो हो रहा है, वो फिजिकली एक्सप्रेशन जो है वो क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाता है। और जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन की बात करते हैं वो कहलाता है जीनोटाइप। और जीनोटाइप और फिनोटाइप के बाद में मेन बात आती है कि हाइब्रिड, है ना, कि इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय द मैटिंग ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स। जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स मतलब दो पेरेंट्स के बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो प्रोजेनी बनती है वो क्या होती है? हाइब्रिड होती है। और इन सारे पैटर्न्स की, इन सारे का जेनेटिक एनालिसिस को करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन द जेनेटिक क्रॉस, उसके लिए जो मेथड अप्लाई किया जाता है वो चार्ल्स पुन्नेट ने दिया था, इसलिए उसको पुन्नेट स्क्वायर मेथड कहा जाता है। शायद यहां तक की बात समझ में आ गई होगी कि पुन्नेट स्क्वायर में क्या किया जाता है? एक ऐसा स्क्वायर, जैसे अपन बोले कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या है? पुन्नेट स्क्वायर मेथड है। और जब इस तरह से इनके बीच में ये जो तैयार हुआ है इसको कहा जाता है हाइब्रिड। ये क्या है? एक हाइब्रिड है। ये पुन्नेट स्क्वायर है। जो दिखे वो फिनोटाइप है, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो वो जीनोटाइप है। क्लियर बात है? आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स के लॉ की बात करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बहुत इन साइंटिस्ट के बारे में मैं जब भी ऑफलाइन क्लास लेता हूँ इनके बारे में हमेशा मेरा एक उनके लिए मन में एक रहता है कि ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत ग्रेट नोबेल वर्क किया, लेकिन कभी जीते जी इनको वो क्रेडिट नहीं मिला। तो 2 मिनट इनके लिए हमेशा निकालता हूँ। अभी वन शॉट क्लास है तो मैं सीधे इनकी टॉपिक पे बात करता हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा जॉन ग्रेगोर मेंडल वो साइंटिस्ट थे जिनको खुद को नहीं पता था कि उन्होंने कितना नोबेल वर्क किया है और दुनिया उनको जानेगी कि नहीं जानेगी। लेकिन अच्छे काम करने वालों को पता होता है कि कभी न कभी तो सही का ज्ञान लोगों को होगा। ये पीजेंट फैमिली में पले बड़े, मतलब मटर बोने वाली एक फार्मर्स थे इनके पेरेंट्स, और वहीं से इनकी परवरिश हुई। तो कहीं न कहीं इनके मन में पी प्लांट के ऊपर बड़ा कहीं की अटैचमेंट था। बहुत आगे बढ़ते गए फिर ये एक चर्च में जो है प्रेस्ट बन गए। और प्रेस्ट बनने के बाद में उन्होंने एक गार्डन डेवलप किया और उस गार्डन में पी प्लांट लगाया और पी प्लांट को कंटिन्यूस ऑब्जर्व किया। 7 सालों तक रिसर्च करी और उनमें कुछ कंक्लूजन निकाले, और वो कंक्लूजन्स मैथमेटिकली एक्सप्रेस किए गए, इसलिए उस दौर में उसको कोई समझ नहीं पाया। और इनकी डेथ जो है होने के बाद 16 इयर्स बाद में 3 अलग अलग साइंटिस्ट हुए और उन्होंने उसकी रीडिस्कवरी करी। और रीडिस्कवरी करने पर अमेजिंग फैक्ट ये सामने आए कि ये वो ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने समय से पहले इतनी डिटेल में, इतनी तरीके से मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया था विद पेशेंस, कि आज भी अपन जेनेटिक्स पूरी दुनिया इन्हीं के बनाए हुए जो शुरुआती लॉ है, हाँ कुछ एक्सेप्शन होते हैं तो उसको पोस्ट मेंडलिज्म में माना जाता है, लेकिन ये बहुत पायनियर वर्क है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रिगोर मेंडल, जॉन ग्रिगोर मेंडल इनको कहा जाता है। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, और मैंने बताया था कि गार्डन पी पाइजम सेडाइवम पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट हुए 1856 से 1863 तक। ऐसे किस तरह से के इनके स्टेप्स क्या थे? स्टेप इन मेकिंग अ क्रॉस, डिलिब्रेट मैटिंग इन पी। सबसे पहले तो जिन पी प्लांट के बीच में क्रॉस करवाना है उनको सेलेक्ट करना। तो 2 पी प्लांट को सेलेक्ट किया कि इनमें बेस्ट, या जिन भी प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन करवाना है उनमें सबसे पहले तो कौन सी वैरायटी, कौन से कैरेक्टर्स को करवाना है, तो उनके सिलेक्शन करना। सिलेक्शन करने के बाद में एक प्रॉब्लम ये आती है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर एक ही फ्लावर के अंदर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो अपन तो डिजायर्ड पोलिनेशन करवाना चाह रहे हैं, तो सेल्फ पोलिनेशन न हो इसके लिए वहां पर इमेच्योर कंडीशन में ही उसको क्या कर दिया जाएगा? इमेस्कुलेट कर दिया जाएगा। मतलब एंथर को क्या कर दिया जाएगा? एंथर वाले पार्ट को यहां से कट कर दिया जाएगा। एंथर को कट कर दिया जाता है, इमेस्कुलेशन हो जाता है। क्यों किया जाता है? क्वेश्चन अच्छा। ये टू प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन इमेच्योर कंडीशन में। अब पॉलिनेशन की बात क्या हुई कि भाई मेल पार्ट को कट कर दिया तो फिर पॉलिनेशन कौन कर पाएगा? तो पॉलिनेशन करवाने के लिए कि पोलन ग्रेन को फ्रॉम द मेल पेरेंट्स एंड ट्रांसफरिंग टू द फीमेल पेरेंट्स,
डिजायर्ड पोलन ग्रेन जो है वहां से कलेक्ट करके पॉलिनेशन करवाया या पॉलिनेशन मैकेनिज्म हुआ, और पॉलिनेशन मैकेनिज्म से फिर जो है आगे फ्रूट बनेगा, और वहां से जो पूरा प्लांट डेवलप होगा उसी के प्लांट के आगे कलेक्शन एंड जर्मिनेशन उन सीड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा आगे ऑफ स्प्रिंग्स के लिए। तो मतलब वो सीड्स और आगे से कंटिन्यूटी में उस जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सिलेक्शन, एमैस्कुलेशन, पॉलिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ एंड जर्मिनेशन। मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ ट्रू ब्रीडिंग 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। फोटोग्राफ में समझेंगे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को मैं ऐसे समझता हूँ, ऐसे बात करता हूँ कि जब भी कभी किसी आप प्लांट को देखते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहले उस प्लांट को दूर से देखने पर आपको उसका हाइट का प्रॉपर्टी नजर आएगी कि वो प्लांट लंबा है या बौना है, छोटा है। फिर हाइट के बाद में दूसरा क्राइटेरिया, अगर मैं इसको याद करने के तरीके से स्टेप बता रहा हूँ, दूसरा तरीका कि उसमें फ्लावर लग रहे हैं क्या, तो फ्लावर का कलर कैसा है, फ्लावर का कलर है, फ्लावर का कलर देखा, फिर अपन ने देखा, आप स्टोरी को ध्यान रखना, पहले पहले देखा, हाइट के ऊपर ध्यान दिया, फिर फ्लावर्स पे आए, फ्लावर का कलर कैसा है, रंग कैसा है, फ्लावर का रंग कैसा है, तो रंग कैसा है, वॉयलेट है या व्हाइट है, ये 2 बातें देखी। फिर देखिए फ्लावर लग कहाँ रहे हैं, क्या वो एक्साइल पे लग रहे हैं, अक्ष पे लग रहे हैं, या टर्मिनल पे लग रहे हैं। फ्लावर जब आगे डेवलप होगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा, फाइनली फ्रूट बनेगा। तो फ्रूट इसमें क्या होता है, पोड होता है। तो पोड की शेप कैसी नजर आ रही है, फुली हुई कि पिचकी हुई है ना, इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है, उसका कलर कैसा है ना, येलो है या ग्रीन है। और अगर अपन उसने पोड को छीला और पोड के अंदर सीड निकला तो सीड का शेप कैसा है, सीड का कलर कैसा है। तो इन सारी स्टेप्स को अगर ध्यान से देखें तो कौन कौन से कैरेक्टर्स आए, स्टेम की हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर एंड सीड शेप, सीड कलर। इनके डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं। स्टेम अगर होगा तो टॉल होगा, डॉफ होगा, फ्लावर कलर वायलेट एंड वाइट, एक्सियल, टर्मिनल। हाँ, ये डोमिनेंट है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में यही एक्सप्रेस होंगे, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड। हाँ, पोड कलर जो है वो ग्रीन है और सीड कलर येलो है, ये आपस में वाइस वर्सा है, देखना इस बात को। पोड कलर जो हरे रंग का, ग्रीन कलर का पोड कलर है वो डोमिनेंट है, और जो येलो कलर का जो सीड कलर है वो डोमिनेंट है। ओवरऑल ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का आपको ध्यान देना है। सीड शेप, राउंड और रिंकल, सीड कलर येलो और ग्रीन की बात आती है। सारे के सारे फोटोग्राफिक एक्सप्लेनेशन भी आप देख लो। सीड की शेप की बात करें, राउंड, रिंकल्ड, सीड कलर येलो, ग्रीन, फ्लावर कलर वायलेट, व्हाइट, पॉड शेप फुल, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन, येलो, फ्लावर पोजीशन एक्साइल, टर्मिनल और स्टेम, टॉल और डॉफ। ये 7 के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स किसने लिए, मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में इन्हीं को यूज किया। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। बात करी अपन ने, कहा ना जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस की बात करते हैं। अगर किसी सिंगल जीन वर्ड तो इन्होंने दिया नहीं था, यहां पर जो बात आती है कि ऐसा क्रॉस जिनके अंदर डिफरिंग इन 1 कैरेक्टर्स पेयर, एक कैरेक्टर पेयर में जो डिफर करता हो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आएगा। जैसे यहाँ पर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो टॉल और डॉफ जो पी प्लांट थे उनकी स्टडी की, उनकी इनहेरिटेंस की बात करी। जैसे यहाँ पर ये कौन से थे, टॉल, ये डॉफ थे। टॉल के अंदर जो गैमेट बनेंगे वो गैमेट बनेगा कैपिटल टी का, और स्मॉल टी के अंदर जो गैमेट बनेगा वो स्मॉल टी गैमेट बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इनके गैमेट बने, ये गैमेट बन गए। गैमेट के अंदर क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन या F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी। दिखने में ये तो कैसे दिखेंगे, टॉल, लेकिन ये प्योर टॉल नहीं है, ये हाइब्रिड है और इसके अंदर रिसेसिव छुपा हुआ है। जब इनका सेल्फिंग करवाया जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इनके सेल्फिंग करवाने पर इनके गैमेट फिर बनेंगे। यहाँ पर गैमेट कितने बनेंगे, टू टाइप के। अपन ने कहा था कि पुनेट स्क्वायर मेथड से प्रॉपर वे में फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल 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 डॉफ। तो ओवरऑल यहाँ पर देखिए कि दिखने में टोटल टॉल कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पर टॉल कितने हुए, टॉल तो हुए 3, और डॉफ कितने हुए, डॉफ हुए 1। इसका मतलब फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1। लेकिन अगर इसकी जेनेटिकली इसकी बात करें तो ये 1 होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी जो कि यहां पर है। हेटेरोजाइगस टॉल कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी,
और होमोजाइगस डॉफ कितने हैं, स्मॉल टी। रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1, और फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। ये जो स्टडी हुई ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया गया, इनहेरिटेंस है। उसके बाद में आगे देखते हैं कि मेंडल ने ये सिमिलर ऑब्जर्वेशन अदर पेयर्स ट्रेड्स के भी लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉल और डॉप पे ही बात खत्म हो गई। इन्होंने इस प्रैक्टिकल को करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स भी लिए, अलग अलग पेयर्स भी लिए, वर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, नाउ इट इज कॉल्ड जीन्स। मतलब पी प्लांट पे तो किया ही था, और पी प्लांट पे टॉल के अलावा भी दूसरे प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया। तो जब उन्होंने मेंडल ने जब कहा, मेंडल ने क्या कहा था, ये जो फैक्टर वर्ड है ये किसने बताया था, ये बताया था मेंडल ने। मेंडल ने फैक्टर वर्ड बताया, लेकिन बाद में जब जीन्स की बात की जाती है, जॉनसन्स, तो ये फिर जीन्स, आजकल इन्हीं फैक्टर्स को जीन्स कहा जाता है। तो जीन्स क्या है, वो पुराने टाइम में कहे गए फैक्टर। इन्होंने ये किया। और हाँ, एक बात और समझना, जैसे अपन बात करते हैं टॉल, तो टॉल को कैसे लिखेंगे, टॉल को डू नॉट यूज कैपिटल टी फॉर टॉल एंड डॉफ, डॉफ के लिए स्मॉल डी, ऐसा नहीं कि डॉफ के लिए स्मॉल डी लिख दें और टॉल के लिए कैपिटल टी लिख दें, ऐसा है। इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ये डिफिकल्ट हो जाता है याद करने के लिए, इसलिए यहां पर कैपिटल टी अगर टॉल है तो डॉफ का स्मॉल डी नहीं होगा, डॉफ का क्या होगा, इसी का लोअर केस होगा। लोअर केस जो है वो किसका होगा, कैपिटल टी का ही लोअर केस क्या होगा, रिसेसिव होगा, ठीक है। और इन्होंने इसको यहां पर कि कैपिटल टी है 50% चांस टू पोलिनेट एग्स, कैपिटल टी स्मॉल टी ऑल्सो पोलिनेट स्मॉल टी 50% चांस, इसको यहां पर मैथमेटिकली एक्सप्रेस भी किया कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी का जो है वो कितना परसेंट चांस है, 25%, ये कितना परसेंट है, ये 50%, ये कितना परसेंट है, ये 25%। और इसको कैसे समझा कि यहां पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया, ये मैथ्स की बातें थी। एक बात बताऊं, ये बायो के अंदर मैथ्स की बातें सुनकर ही बायो वालों ने इसको ढंग से समझ ही नहीं पाया और 16 साल लग गए। आप भी समझने की कोशिश करना, आप तो बड़े स्मार्ट हो, लेकिन उस जमाने में जो लोग थे उनको मैथ्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, क्योंकि बातें ही आगे ऐसी करते थे, 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1, ऐसी बातें ही थी, तो इसलिए इनको समझने में टाइम लगा। बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, बहुत हाई लेवल की बातें करी, 16 साल तक लोगों को समझ में नहीं आया। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या हो गया, ए एक्स, ये ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर। अब यहां पर इसका जो स्क्वायर सोल्व किया तो फाइनली यहां पर रिजल्ट कंक्लूजन क्या आया, 1/4 कैपिटल टी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहां पर ये मेंडल सेल्फ पोलिनेटेड द F2 plant. He found that the DOF F2 plant continued to generate DOF plants in F3 and F4. He concluded that the genotype of the DOF was homozygous small t. और इसको उन्होंने आगे प्रूव भी किया कि स्मॉल टी को बार बार उन्होंने F3 F4 जनरेशन में बोया, तो फाइनली वो सभी कैसे आए, वो डॉफ ही बने, वो प्योर लाइन थे। तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये तो प्योर लाइन स्मॉल टी है, कैपिटल टी है। और भी दिक्कत आई थी, उसको उन्होंने टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस से उसको सॉल्व करने के लिए आगे तरीके लगाए। तो आगे बात करते हैं अब बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं बोलूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या है, ये भी क्या है, टॉल है। और अगर मैं बोलूं कैपिटल टी तो ये भी टॉल है। इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों टॉल है, लेकिन दोनों में ये तो प्योर टॉल है और ये आगे कहीं ना कहीं डॉफ को एक्सप्रेस करेगा। ऐसी प्रॉब्लम न हो, प्योर और हाइब्रिड के बीच में सिलेक्शन या पहचान कैसे करें, इसके लिए मेंडल ने कुछ तरीके लगाए। बैक क्रॉस होता है क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इट्स एनी पेरेंट्स। हाइब्रिड की बात करें, अगर अपन बात करें, जैसे मैं बोलूं कैपिटल टी और एक ये स्मॉल टी, ये जो बात हो रही है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ये इधर ही बात करते हैं, इनका क्रॉस किसके साथ में, ये इसकी बात। टेस्ट क्रॉस तो समझते हैं, क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट फिनोटाइप टू रिसेसिव इंडिविजुअल्स। यहां पर हाइब्रिड का रिसेसिव के साथ में क्रॉस करवाना तो कहलाता है टेस्ट क्रॉस। हाइब्रिड का कैपिटल टी स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाना क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस। लेकिन अगर मैं इसका क्रॉस किसके साथ कराऊं,
कैपिटल टी के साथ करवा दूं या स्मॉल टी के साथ करवाऊं तो ये कहलाता है बैक क्रॉस। इसका मतलब बैक क्रॉस के अंदर ही टेस्ट क्रॉस इंक्लूडेड है, और बैक क्रॉस को स्पेसिफिक अगर रिसेसिव के साथ बोल रहे हैं तो वो टेस्ट क्रॉस है, और डोमिनेंट रिसेसिव दोनों की बात हो रही है तो वो बैक क्रॉस है। मतलब बैक क्रॉस एक स्टेप ज्यादा ब्रॉड है, बैक क्रॉस के ही रिसेसिव पैटर्न की बात करते हैं। बैक क्रॉस में अगर हाइब्रिड का रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। ठीक बात है। यहां पर इस प्रॉब्लम को कि होमोजाइगस रिसेसिव, ये इन दोनों में जैसे एक बात करें कि ये क्या जो है ना स्मॉल डब्ल्यू और ये स्मॉल डब्ल्यू, तो यहां पर डोमिनेंट फिनोटाइप जो है जीनोटाइप अननोन, आपके पास एक अननोन जीनोटाइप है। अननोन मतलब एक फ्लावर दे दिया कि ये कैसा है, ये इसके अंदर जीन्स कौन से होंगे। तो जब रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया, इसका दो पैटर्न हो सकते हैं भाई, इसका होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में करवाया और दूसरा इधर होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो ये पैटर्न कैसा हो सकता है, अगर ये पैटर्न हो कौन सा, इसके दो पैटर्न हो सकते हैं, या तो ऐसा या ऐसा। तो यहां पर ऑल वायलेट अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट और 50% वायलेट 50% व्हाइट अननोन फ्लावर इज हेटेरोजाइगस। रेसेसिव के साथ जब क्रॉस करवाएंगे तो रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट से एनालिसिस कर देंगे कि ये किस टाइप का जीनोटाइप है। तो इस जीनोटाइप का पता करने के लिए भी ये बहुत फ्रूटफुल रहता है। ये लॉन्ग टर्म क्लासरूम में अपन जब बात करेंगे तो बहुत तसल्ली से बात होगी। फिलहाल बुक के अंदर जो बताया गया है कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, और ये किसी भी जो क्रॉस है हाइब्रिड का रिसेसिव के साथ में, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में, या हाइब्रिड का डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ में क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और इससे फाइंड आउट कर सकते हैं अननोन जो जीनोटाइप है, जो कि पेरेंट्स या जो प्रोजेनी के बीच, हाइब्रिड का जो अननोन जीनोटाइप है उसको भी चेक कर सकते हैं। सीधी सीधी सिंपल वर्ड ये बात करें तो मेंडल कंक्लूडेड टेस्ट क्रॉस टू डिटरमाइन द F2 जीनोटाइप, है ना। ये भी ध्यान देना कि मेंडल ने ये जो है वो किसके लिए, F2 के जीनोटाइप। क्वेश्चन आ जाए कि मेंडल ने जो बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस किसके लिए किया, तो ये F2 जीनोटाइप के लिए इन्होंने कंक्लूड किया। मेंडल्स प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के जो आगे बात करते हैं तो उनके क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या लॉ थे, इनके एक्सपेरिमेंट से जो नतीजे पहुंचे उनमें एक आता है फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब डोमिनेंसी, उसका ही प्रभाव हो। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। पहली बात करें कि जितने भी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, आज तो अपन जीन्स बोलते हैं, उन्होंने उस समय कहा था कि इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स कैसे होते हैं, फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं। पहली बात है कि ये जो कैरेक्टर्स है वो कंट्रोल होते हैं डिस्क्रीट यूनिट्स फैक्टर्स और फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं, और डिसिमिलर पेयर्स ऑफ फैक्टर्स, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड द अदर रिसेसिव। और अगर डिसिमिलर हो, जैसे मैं बोलूं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी के लिए की बात कर लेते ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर डोमिनेंट कौन होगा, ये तो होगा डोमिनेंट, और स्मॉल टी कैसा होगा, ये होगा रिसेसिव, ये होगा डोमिनेंट। तो कैरेक्टर्स डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर्स से कंट्रोल होते हैं, फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं। पेयर्स अगर सिमिलर होते हैं तो ठीक, और डिसिमिलर होते हैं तो जिस डिसिमिलर में जिसका डोमिनेंसी होती है वो तो डोमिनेंट, और जो सप्रेस होता है वो कहलाता है रेसेसिव। सेकंड लॉ कहलाता है, सेकंड लॉ यहां पे सेकंड लॉ कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब ये कहलाता है कि जो पेयर्स में बात हो रही थी तो क्या हमेशा उसी पेयर में रहेंगे, कभी सेग्रीगेट होंगे कि नहीं होंगे। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर एलील ऑफ द कैरेक्टर पेयर present in parents segregate from each other and that the gamete receive only one of the two factors। जैसे मैं बात करूं, ये अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो क्या हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में रहेगा क्या, नहीं। ये एक टाइम आने पर ये एक जो होगा वो कैपिटल टी, या इसको दूसरे तरीके से ये थोड़ा डिटेल ऐसा समझते हैं, जैसे आप आगे एक्सपेरिमेंट में अभी पढ़ेंगे, जैसे वाई वाई आर आर और वाई वाई आर आर,
तो यहां पर वाई वाई येलो और राउंड, ग्रीन और रिंकल, तो ये जो है ये येलो कलर आगे है ना रिंकल के साथ में भी, और जो ग्रीन कलर है वो राउंड के साथ में भी कॉम्बिनेशन कर सकता है। मतलब सीधी सी बात है कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये जो एलील्स होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और पेयर्स में ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, और सेग्रीगेट होकर के अगली जनरेशन में रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स। और जब आगे की बात करते हैं तो ये हमेशा साथ में नहीं रह करके नेक्स्ट जो गैमेट है वो इन दो में से एक को रिसीव करता है। इसकी अपन डिटेल, ये जनरल वर्ड्स में अगर बात करें, जैसे पीले गोल, हरे झुर्रीदार, येलो राउंड, ग्रीन रिंकल, हमेशा येलो राउंड के साथ नहीं रहेगा, ये येलो और राउंड के बीच में सेग्रीगेशन होगा और इनमें से किसी एक को रिसीव किया जाएगा आगे। तो कॉम्बिनेशन में यहां पर येलो राउंड की जगह कभी कभी जो है ग्रीन और राउंड कॉम्बिनेशन भी आएंगे। इस तरह से बात यहां समझते हैं। होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस सिमिलर गैमेट्स, है ना, सिमिलर गैमेट्स, एंड हेटेरोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ गैमेट। होमोजाइगस होंगे तो सिमिलर टाइप के गैमेट होंगे, और हेटेरोजाइगस होंगे तो जो है टू काइंड्स ऑफ गैमेट्स की बात की जाएगी। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, टू जीन्स की बात करें, जब टू पेरेंट्स डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आर आर वाई वाई जो अपन ने बोला, और दूसरा था मतलब येलो और राउंड, और ग्रीन और रिंकल। यहां पर आर आर वाई स्मॉल वाई, ये तो यहां पर जो गैमेट बने कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और जब इनकी गैमेट्स, अच्छा इसको एक ऐसे भी देखना, इसका ये बना कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फोक लाइन मेथड से अगर मैं ऐसे निकालूं तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई, और ये निकालें तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये गैमेट कौन कौन से बनेंगे, गैमेट बनाने का तरीका देख लो। गैमेट बनाने का तरीका क्या हो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और ये चारों के चारों गैमेट नीचे लिखे गए। आई बात समझ में? तो गैमेट कैसे बनाए, गैमेट वैसे बनाए, फोक लाइन मेथड से भी बना सकते हैं। कितने बनेंगे तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर कितने हैं, एक दो, तो एन नंबर क्या हेटेरोजाइगस, टू स्क्वायर, तो कितने बनेगा टोटल फोर कैसे बने, ये ऐसे बने। अब इनकी बात को मैं और आगे देखते हैं। टोटल यहां पर येलो एंड ग्रीन कलर segregated in 3:1 ratio, round and wrinkle seed shape also segregated in 3:1 ratio। चलो ठीक बात है। और आगे ये तो इसकी जनरल बातें अपन ने कर ली। इनकी रेशियो डाइहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हो तो यहां पर बनते हैं 9:3:3:1। ये देखने पर मतलब ये फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा। और इस फिनोटाइपिक रेशियो को अगर अपन जीनोटाइपिक मोड पे देखें तो ये 1:2:2:4:2:1:1। यहां पर इसको ऐसे, मैं इसको दूसरी तरह से याद हूं, 1:2 का 4:2 का 1:2 का 4:2 का 1:2:1। इसको ऐसे लर्न करने की बात करता हूं। कैसे, अब आप देखना कि यहां पर इनको एक साथ में कैसे पुट करते हैं। ये रेशियो ऐसा, ये चलो अभी फिलहाल इसको देख लो, इसकी बहुत अच्छी ट्रिक्स है और बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल आप इसको ऐसे लर्न कर लो कि ये 1:2 आर आर वाई वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जो रेशियो आया, इन रेशियो में आप देख रहे हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन आए, सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन विद 3 राउंड 1 wrinkled, 3:1 3:1 9:3:3:1, ये तो उसका जीनोटाइपिक रेशियो हुआ। और फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
फिनोटाइपिक रेशियो तो ये हो गया, और जीनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा ये 1:1:4 to 1:1, है ना, ये इसका रेशियो रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेंडल्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? ये बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द डाइहाइब्रिड प्रोसेस, ये क्या कहता है? व्हेन टू पेयर्स ऑफ द ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर्स ऑफ कैरेक्टर। जब भी सेग्रीगेशन होगा तो एक पेयर इंडिपेंडेंट होगा दूसरे से, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकता है। जैसे अपन ने बोला येलो और राउंड और ग्रीन और रिंकल, तो वो आपस में जो है इंडिपेंडेंट है। यहां इस बात को समझते हैं। एवरी जीन कंटेन इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। हेटेरोजाइगस कंडीशन, दो टाइप के एलील बनेंगे। अनमॉडिफाइड नॉर्मल फंक्शनिंग एलील जनरली डोमिनेट्स एंड रिप्रेजेंट ओरिजिनल फिनोटाइप, और दूसरे होते हैं मॉडिफाइड एलील। एलील में अगर किसी का मॉडिफिकेशन हुआ है तो उसको मॉडिफाइड एलील, और अगर मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है तो अनमॉडिफाइड या नॉर्मल फंक्शनिंग वाले एलील होंगे। जैसे अपन बात करते हैं क्या क्या, जैसे समझ लें, एक ऐसी जीन को कंसीडर करते हैं जो कि इंफॉर्मेशन रखती है किसी एंजाइम को बनाने के लिए। नॉर्मल एलील ऑफ दिस जीन प्रोड्यूसेस अ नॉर्मल एंजाइम। अरे नॉर्मल एंजाइम को बनाने के लिए नॉर्मल जीन जो है एलील है, और अगर इस एलील में मॉडिफिकेशन आ जाए तो उसके प्रोडक्ट में कोई बदलाव आएगा। जैसे नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम। तीन तरह की घटनाएं होगी, या तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाए, इसका मतलब वो नॉर्मल जीन ही है। नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए या एंजाइम ही नहीं बनावे। इनके रिगार्डिंग अगर कंक्लूजन को देखें तो फर्स्ट केस कौन सा है? ये वाला फर्स्ट केस, the modified allele will produce the same phenotype like unmodified allele, thus the modified allele is equivalent to unmodified allele। ये वाली बात, ये स्टेटमेंट की बात ध्यान देना कि आपने कोई बदलाव किया, कोई मॉडिफिकेशन किया, लेकिन वो मॉडिफिकेशन इस टाइप का किया कि या तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आई या माइनर चेंज आए, तो या तो उसके प्रोडक्ट की थोड़ी सी लेस एफिशिएंसी या उसके जैसे ही आया, तो इसका मतलब है कि मॉडिफिकेशन कोई ज्यादा खास नहीं हुआ, मॉडिफिकेशन वैसा का वैसे ही रहा जैसा नॉर्मल की तरह। लेकिन सेकंड और थर्ड केस में इतना मॉडिफिकेशन हुआ कि फंक्शन ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील के अंदर दस द मॉडिफाइड एलील बिकम्स रिसेसिव। तो मॉडिफिकेशन होने पर अब वो जो नॉर्मल फंक्शनिंग में जो डोमिनेंट होकर के जो एक्सप्रेस होकर के जो एंजाइम बन रहा था, अब वो एक्सप्रेस होकर नहीं बन रहा है। इसका मतलब फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील है ना, ये फिनोटाइप इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। मॉडिफाइड एलील्स बिकम रिसेसिव, अनमॉडिफाइड एलील जो है वो तो कैसा हो जाएगा? इस लाइन को देखो, फिनोटाइप विल डिपेंडेंट ओनली ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। अनमॉडिफाइड एलील के ऊपर फिनोटाइप डिपेंड होगा। ये एक एक लाइन इसलिए बोल रहा हूं कि ये स्टेटमेंट में आती है सीधी सीधी, इस लाइन के एक एक वर्ड को समझना, कहते हैं ना एनसीईआरटी वर्ड्स, तो ये वाली बात। और फिर बात करें दस द मॉडिफाइड एलील बिकम्स रिसेसिव। तो मॉडिफाइड, अगर मॉडिफाइड कोई चेंजेस आए और उस जीन में मॉडिफिकेशन हो गया, तो मॉडिफाइड एलील अगर रिसेसिव होगी तो रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होगी, एक्सप्रेस नहीं होगी तो वो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो एंजाइम की बात नहीं होगी। और अपन का केस क्या हो रहा है कि यहां पर एलील से एंजाइम बना रहे हैं, इसका मतलब मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशन इस लेवल का हुआ कि वो प्रोटीन या एंजाइम अब नहीं बन रहा है क्योंकि रिसेसिव मोड में जा चुका है। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करते हैं। नॉन मेंडेलियन पैटर्न को देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये बात हुई कैपिटल आर स्मॉल आर। जब यहाँ पर F1 जनरेशन हाइब्रिड बनाया तो हाइब्रिड में होना क्या चाहिए था? यहाँ पे रेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? पिंक आ गया। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया कि 1:2:1, 1:2:1, क्योंकि रेड है, व्हाइट है और ये पिंक ऐसे, तो रेड, पिंक और व्हाइट, फिनोटाइप भी 1:2:1, जीनोटाइप भी 1:2:1। तो ऐसा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आप देखते हैं कि फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम हो जाते हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स को शो किया जाता है। ऐसे एग्जांपल स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर और एंटीरिनम स्पीसीज के अंदर, मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट के अंदर इसकी बात की जाती है। क्वेश्चन तो यहाँ से भी आता है कि एग्जाम्पल्स जिनके अंदर की इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिपोर्ट की गई है वो यही है, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, है ना, या एंटीरिनम
और मिराबिलिस जलापा जिसको कि 4 o'clock प्लांट कहते हैं, 4 o'clock प्लांट भी इसलिए कहते हैं कि इसको जैसी 4 बजती है 4 बजने पर इनके जो फ्लावर्स हैं वो ओपन होते हैं शाम के टाइम में। अब बात करते हैं कि यहां पर ये फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो, द मीन्स दैट द आर वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आर स्मॉल आर। इसका मतलब ये निकला कि कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है, और इस तरह की जो पैटर्न होता है ये पी प्लांट ऑल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अदर ट्रेड्स। हालांकि पी प्लांट के ऊपर जो है टॉल और डॉप की बात कर ली थी, लेकिन अदर ट्रेड्स के अंदर भी कुछ ऐसा इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखी गई, लेकिन मेंडल ने चुनिंदा अपने जो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जो फेवरेबल जो प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में उन्होंने बात करी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस की बात आती है कि जब बोथ एलील्स ऑफ अ जीन एक्सप्रेस इन हाइब्रिड, किसी हाइब्रिड के अंदर दोनों जीन एक्सप्रेस होती है तो उसको क्या कहा जाता है, कोडोमिनेंस कहा जाता है। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर यहाँ पर कंट्रोल बाय जीन आई, जीन कंट्रोल द प्रोडक्ट शुगर पॉलीमर्स एंटीजेंस। यहाँ पर शुगर पॉलीमर्स अपन कहते हैं एंटीजेंस होते हैं, और ये एंटीजेंस आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं, और एलील जो होते हैं वो 3 टाइप के हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। और अगर इनकी बात करें तो जब आई ए आई बी, ये ना स्मॉल आई तो रेसेसिव मोड में हो जाएगा। जैसे अपन इस पैटर्न को देखते हैं, पेरेंट्स हैं यहाँ पर, अगर देखिए ये पेरेंट्स है आई ए तो जीनोटाइप यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए हो गया, दोनों साथ में होंगे ए, ये ए है ये बी है तो ये ए बी हो जाएगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसे तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, बी है ए है तो ब्लड ग्रुप ए बी। मतलब जो डोमिनेंट होगा वो साथ साथ में कोडोमिनेंस की तरफ जाएगा, और जो रेसेसिव है वो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, उसके साथ डोमिनेंट का ही इफेक्ट आएगा। कैपिटल बी एलिल्स फ्रॉम पेरेंट्स टू जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल बी तो यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर बी है और यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। लेकिन जब दोनों ही जो एंटीजन नहीं हो, या यूं कहें कि रेसेसिव आई तो यहाँ पर ऐसा नहीं होने पर ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ। तो ये टोटल जो ब्लड ग्रुप है ए बी ए बी और ओ, उनके कॉम्बिनेशन में पेरेंट्स के अंदर जो एलिल्स है वो डिसाइड करेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसा होगा। ब्लड ग्रुप से कई बार हेरिडिटी के बारे में एक आइडिया लगाया जा सकता है कि ब्लड ग्रुप अगर फादर का क्या है, मदर का क्या है, और कोई प्रोबेबल ब्लड ग्रुप पेरेंट्स से ऑप्शंस में जाएगा वो तो होना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा ब्लड ग्रुप उसमें नहीं आ रहा है तो वो डाउटफुल हो जाता है। तो पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच में ब्लड ग्रुप से भी कई बार उनकी हेरिडिटी के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। ये एक पुराना तरीका है, आजकल तो डीएनए लेवल पे बात होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पेरेंटल क्लेम के लिए। अब आगे बात आती है मल्टीपल एलिलिज्म की। जब इन द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ जीन टू गवर्न सेम कैरेक्टर्स, अगर एक कैरेक्टर्स को गवर्न करने के लिए एक जीन नहीं एक से ज्यादा जीन रेस्पॉन्सिबल हो तो उसको कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल का नाम ही हो गया एक से ज्यादा, तो मल्टीपल एलिलिज्म कहलाता है। यहाँ पर भी जो एग्जांपल आता है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है। यहाँ पर जो एलील आते हैं आई ए आई बी और स्मॉल आई, यही एलील इसमें आते हैं। और in an individual only 2 alleles are present, multiple alleles can be found only in a population। किसी भी एक इंडिविजुअल, हाँ ये स्टेटमेंट वाली बातें हैं कि क्या किसी एक इंडिविजुअल के अंदर मल्टीपल एलील की बात करेंगे, नहीं, एक पर्सन के अंदर तो जो बात होगी वो पेयर्स की बात होगी, 2 एलील की बात होगी। लेकिन जो पॉपुलेशन की बात करी जाए, पॉपुलेशन स्टडी की जाती है, तब वहां पर ये मल्टीपल एलिज्म के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये जिसमें इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स, मल्टीपल जीन्स, जैसे ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट कलर। आपने देखा होगा ह्यूमन की हाइट कोई पर्सन 5.1 मतलब 5 फुट 1 इंच का, 5 फुट 2 इंच, 5'3", 5'4", 5'5", 5'6", 5'6.5", 5'7", 5'8", इवन 6'1". इसका मतलब ह्यूमन का कोई ऐसा नहीं है कि 6 फीट और 5 फीट है, दो पैरामीटर नहीं है कि 6 फीट 5 फीट, वो तो एक ट्रांजिशन मोड में बढ़ रहा है। इसी तरह से कलर की बात करें, जिस तरह से पेंटर लोग कलर को अलग अलग कॉन्ट्रास्ट और उसकी डार्कनेस और लाइट के जो देते हैं, तो कलर भी मल्टीपल जीन्स के एक्सप्रेशन से, सिंपल लाइट से, जैसे ह्यूमन स्किन कलर डार्क एकदम से ब्लैक, अफ्रीकन की तरफ बहुत ब्लैक कलर, नाइजीरियंस का कलर देखो, इधर यूरोपियन कंट्रीज का देखो और ह्यूमन बीइंग का देखो, दोनों के बीच में जो कलर है ब्रिटिश कलर है। तो जो स्किन कलर हुआ या फिर ह्यूमन की हाइट हुई, ये कौन सा कैरेक्टर हो गया, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो जाएगा, सीधा इसका ध्यान देना। यहाँ पर phenotype reflects the contribution of each allele, the effect of each allele is additive
जैसे जैसे एक एक एलील का इफेक्ट आता है और हर एलील का जो इफेक्ट है वो एडिटिव होता है। जैसे अपन बात करें ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर में कितने कलर है? 3 जीन है, ए बी सी कंट्रोल ह्यूमन स्किन कलर। अगर ये डोमिनेंट है तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और अगर रेसेसिव, और जितना ज्यादा कैपिटल होगा वो कैसा है? वो डार्क कलर है। और जैसे रेसेसिव जीन्स आ गए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो वो कौन सा हो जाएगा? लाइट स्किन कलर की बात होगी। अगर बोले कि सारे के सारे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी इन्हीं के जो एलिल्स है, तो वो जो पर्सन होगा वो कैसा होगा? डार्केस्ट स्किन कलर होगा। और अगर इसकी बात करें कि सारे के सारे जो एलिल है वो कैसे हो? रेसेसिव हो जाए, तो वो कैसा होगा? लाइटेस्ट स्किन कलर होगा। और अगर इसके बाद की 3 डोमिनेंट एलिल्स एंड 3 रेसेसिव एलिल्स गिव एन इंटरमीडिएट स्किन कलर, अगर वहां पर इंटरमीडिएट स्किन कलर की बात करें तो उसके इंटरमीडिएट जो डोमिनेंट और रेसेसिव जो ना, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये ऐसा आ जाए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, तो ये कैसा हो गया? इंटरमीडिएट या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की कंडीशन यहाँ पर इंटरमीडिएट। द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द जीन। कितने जीन्स हैं उनके नंबर डिसाइड करेंगे कि कितना डार्क है कितना लाइट है। जितना ज्यादा कैपिटल में लिखा हुआ है, जितना ज्यादा डोमिनेंट है, उतना ही उसका स्किन कलर कैसा है? डार्क है। और जितना रेसेसिव में लिखा हुआ है उतना ही उसका कलर क्या है? लाइट है। अगली बात की जाती है प्लियोट्रॉपी की। प्लियोट्रॉपी की बात आती है कि यहाँ पर एक सिंगल जीन एग्जिबिट करता है मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन, जैसे जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। एक जीन मल्टीपल फिनोटाइप को एक्सप्रेस करता है, उसको प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। इन मोस्ट केसेस mechanism of pleiotropy is effect of a gene on metabolic pathway which contribute towards the different phenotype। जैसे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एग्जांपल ध्यान देना, प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट में एक आता है स्टार्च सिंथेसिस इन पी, है ना, सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइलकीटोनुरिया। एग्जांपल प्लियोट्रॉपिक। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे बनते हैं कि प्लियोट्रॉपिक एग्जांपल कौन से हो जाएंगे? तो स्टार्च सिंथेसिस की बात करें, सिकल सेल एनीमिया की बात करें, या फिनाइलकीटोनुरिया की बात करें। अब यहाँ पर फिनाइलकीटोनुरिया क्या है? फिनाइलकीटोनुरिया और सिकल सेल एनीमिया, द म्यूटेंट जीन हैज मेनी फिनोटाइपिक इफेक्ट। जैसे फिनाइलकीटोनुरिया से मेंटल रिटार्डनेस, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। मतलब एक जीन और उसकी वजह से फिनोटाइपिक इफेक्ट क्या आ रहा है? फिनोटाइपिक इफेक्ट आ रहा है। एक तो मेंटल रिटार्डनेस आ रहा है, दूसरी बात आ रही है हेयर्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, और स्किन के पिगमेंटेशन की बात यहाँ पर आ रही है। दूसरी बात करें अगर स्टार्च के रिगार्डिंग, स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट, स्टार्च जो है इफेक्टिवली कैपिटल बी जीन, देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, स्मॉल बी है, स्मॉलेस्ट स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड। और अगर स्टार्च ग्रेन साइज आल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, स्टार्च ग्रेन साइज आल्सो, है ना, और इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस है कैपिटल बी, स्मॉल बी। तो यहां पर अपन देखेंगे कैपिटल बी, स्मॉल बी, तो ये इंटरमीडिएट आ जाएगा। इंटरमीडिएट जो है वो कैसा हो गया? इंटरमीडिएट साइज की बात की जाएगी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वर्क को काफी समय तक नहीं पहचान मिली, और उसके बाद में 1900 के समय की बात है, ये 1900 तक उनकी पहचान नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन इजी नहीं था। कम्युनिकेशन जो है उनकी लैंग्वेज में था, लोकल लैंग्वेज, और इसके साथ साथ में मैथ्स का ज्यादा यूज किया गया था। मैथमेटिकल अप्रोच वाज न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट कुड नॉट एक्सप्लेन द कंटिन्यूअस वेरिएशंस इन द नेचर। ये भी है कि कंटिन्यूअस वेरिएशन क्यों हो रहे हैं, इसकी बात उनको नहीं पता थी, क्योंकि शुरुआती दौर में थे, बाद में पता चला कि म्यूटेशंस होते हैं। ही कुड नॉट गिव फिजिकल प्रूफ फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर के बारे में बता रहे हो, फैक्टर के बारे में प्रूफ दो, साइंस है तो प्रूफ देना पड़ेगा, तो ये उन नहीं दे पाए। 1900 के अंदर डिवरीज एंड कॉरेंस एंड इरिक वॉन शेरमॉक 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवर किया सॉरी, सर्द गर्म का चल रहा है, गर्मी बहुत है, अचानक से पसीना और फिर छींके, सॉरी। इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल्स रिजल्ट्स। तो मेंडल की रीडिस्कवरी के लिए जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में भी ध्यान देना। ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और इरिक वॉन शेरमॉक ये आते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस जो है वो 1902 के अंदर दी गई, वो वॉल्टर सटन और थियोडर बाउरी ने दी थी। वॉल्टर सटन और थियोडर बाउरी जो है, इसलिए इसको थियोडर सटन एंड बाउरी की थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर क्रोमोसोम्स लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरी। Sutton united chromosome segregations with
मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कार्लिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सटन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में इन्होंने बताया, क्या बताया कि क्रोमोसोम्स आर व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। पहली बात बताइए कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स तो होते हैं व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी होते हैं। आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स फॉर्म अ होमोलोगस पेयर। अगर दोनों क्रोमोसोम जो है वो आइडेंटिकल हो, है ना, तो वो कैसा बना देते हैं, वो होमोलोगस पेयर बना देते हैं। होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो होमोलोगस पेयर जो है वो सेग्रीगेट होता है। इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और इंडिपेंडेंट जो होंगे पेयर्स हैं सेग्रीगेट होकर के इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। और जीन्स जो हैं, जिनको कि पहले फैक्टर कहा गया था, जीन फैक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स एंड जीन्स एंड क्रोमोसोम शो सिमिलर बिहेवियर। तो इसका मतलब ये है कि जो जीन्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या क्रोमोसोम की रिगार्डिंग बात हो रही है। जीन्स और क्रोमोसोम को इक्वल वेटेज में इन्होंने बात करी कि जीन्स में कोई बदलाव आ रहा है मतलब क्रोमोसोम में बदलाव आ रहा है। क्रोमोसोमल थ्योरी यही समझाती है। देखो आगे आता है ये जो एक्सपेरिमेंट्स जो है, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रूव किया यूजिंग फ्रूट फ्लाई ड्रोसोपोला मेलानोगास्टर। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोपोला मेलानोगास्टर पर एक्सपेरिमेंट करके टीएच मॉर्गन ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में अपन देखते हैं कि यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, पहली बात है कि G1 G2 और G1 के बाद S और G2 आ गया तो यहाँ क्या डुप्लीकेट डबल हो गया। देखो यहाँ पे डबल हो गया, ये जो था ये कितना हो गया, डबल हो गया, इंटू 2 हो गया ना। डबल होने के बाद में यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट आया, मियोसिस सेकंड आया, जर्म सेल बनी। तो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट एनाफेज में यहाँ सेग्रीगेशन की बात हो रही है। जैसे ये देखो कि इसके पेयरिंग की बात करें, रेड रेड ये तो है इंड, ये पॉसिबिलिटी फर्स्ट, पॉसिबिलिटी फर्स्ट में कोई भी सेग्रीगेशन, कोई भी जो पेयरिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये जो कलर कोड दे रखा है सेम कलर कोड आ रहा है। लेकिन दूसरे केस में मियोसिस फर्स्ट एनाफेज में अगर ऐसा देखा जाए तो आप देखो कि ये जो पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड, इसका जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस सेकंड के अंदर ये पॉसिबिलिटी सेकंड नंबर की आई है। और सेकंड नंबर की पॉसिबिलिटी के अंदर टोटल कंक्लूजन देखो, ये डायग्राम्स के थ्रू नहीं इसके थ्रू देखते हैं। देखो दे कैन ग्रो ऑन सिंपल, हाँ ये ड्रोसोफिला के इस केसेस को क्यों किया ये भी बात देखो कि इन्होंने एक तो इसको इसलिए चूज किया कि हाँ क्वेश्चंस अच्छे आते हैं बोर्ड वालों के लिए कि एक तो ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम पर ग्रो कर सकते हैं, जनरेशन टाइम काफी छोटा होता है, ब्रीडिंग पूरे साल भर चलती है, हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी पर मेटिंग डेवलप होती है, मेल स्मॉलर होता है फीमेल से इसलिए डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। और many type of hereditary variations can be seen with low power microscope, छोटे लो पावर माइक्रोस्कोप मतलब 10x पे भी इसको देखा जा सकता है। और यहाँ पर ये जो कलर के अंदर जो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं ये बताते हैं कि सीधे कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को। और वहां पर फैक्टर ऑफ जीन को प्रूव किया टीएच मॉर्गन ने। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज क्या है, लिंकेज एक फिजिकल एसोसिएशन है टू और मोर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करे। जैसे ये क्या है, जैसे एक जीन और दूसरे जीन, ये क्या हो गई, ये लिंक्ड जीन हो गई। रिकॉम्बिनेशन, द जनरेशन of non-parent gene combination it occurs due to independent assortment of crossing over। तो रिकॉम्बिनेशन यहां पर एक बहुत अच्छी बात आती है, वो आती है क्रॉसिंग ओवर। जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज, लिंकेज जितनी ज्यादा है ना, लिंकेज ज्यादा है इसका मतलब वहां पर क्रॉसिंग ओवर कम हो रहा है। ऐसे मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू सेक्स लिंक्स। और जो अभी क्रॉस फर्स्ट और क्रॉस सेकंड की बात करें, येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल्स एंड ब्राउन बॉडीज रेड आइड मेल्स वाइल्ड टाइप। और क्रॉस सेकंड में व्हाइट आइड मिनिएचर विंग्स एंड रेड आइड लार्ज विंग्स वाइल्ड टाइप, इनके बीच में क्रॉस करवाया। तो इस क्रॉस का रिजल्ट देखना। और ये सारी बातें आप बुक के अंदर देखते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये रिवीजन वन शॉट रिवीजन है, इसलिए ये टू द पॉइंट सीधी सीधी फैक्ट के साथ डिलीवर हो रहा है। बुक के अंदर मैच करें, बुक ओपन करें और इस सारी चीजों को भी डायग्राम जो बताया था उसको मैच करना। मॉर्गन ने जो F1 प्रोजेनी के अंदर उन्होंने क्या पाया कि टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली एंड द F2 deviate from the 9:3:1।
जीन्स वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, जीन्स किस पे लोकेटेड है, जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। व्हेन टू जीन्स वर situated on the same chromosome, the proportions of the parental gene combinations was much higher than the non-parental gene. This is called linkage. तो लिंकेज के अंदर क्या होगा कि दोनों जीन्स जो हैं वो उनके बहुत डिस्टेंस कम होगी और सेम क्रोमोसोम पर वो लोकेट होगी, इसको बोलेंगे लिंक्ड जीन की कंडीशन। जीन्स ऑफ व्हाइट आइड एंड येलो बॉडीज वर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड शो द ओनली 1.3 रिकॉम्बिनेशन। मतलब रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन अगर लिंकेज अगर ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, कम होगा। तो यहाँ पर अगर लिंक्ड कंडीशन है तो 1.3% ही क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन। लेकिन जीन्स ऑफ व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग्स यहाँ पर जब है लूजली लिंक्ड हुए तो यहाँ पर लिंकेज या लिंकेज क्या हुआ, लूज। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की रेट कितनी होगी, 37.2%। ये बातें ध्यान रखना कि टाइटली लिंक्ड जीन शो द लो रिकॉम्बिनेशन एंड लूजली लिंक्ड जीन शो हाई रिकॉम्बिनेशन। अच्छे कॉन्सेप्ट वाली बात है, ध्यान देना कि लिंकेज जितना ज्यादा होगा रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम होगा। और यहाँ पर लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन 1.3% है, और दूसरे केस में लिंकेज जो है लूजली लिंक्ड जीन्स है तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन के चांस जो है 37.2% तक जा रहे हैं। ये उसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है। तो यह सारा बुक के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशंस के प्रॉपर्टी जो है 1.37.2 और 1.3 वाला है। अल्फ्रेड स्टुअर्ट यूज्ड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन पेयर for measuring the distance between the genes and mapped their positions on the chromosome. जेनेटिक मैप को यूज किया जाता है पॉइंट द सीक्वेंसिंग ऑफ द जीनोम, और जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें। अब बात करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण कैसे, लिंग निर्धारण के बारे में बात क्या हुई। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात आती है कि क्रोमोसोम दैट आर इन्वॉल्वड इन द सेक्स डिटर्मिनेशन आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम। जो क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स कहा जाता है, जिनके अंदर आता है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम जो कि अदर देन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको कहते हैं ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोम्स की बात आती है, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, हाँ ये बात ध्यान रखना कि ऑटोसोम्स के नंबर जो होते हैं मेल और फीमेल के अंदर दोनों में इक्वल होंगे। जैसे अपन बात करें कि 1 से लेकर के 22 पेयर तक के जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों में मेल और फीमेल में क्या होंगे, सेम ही होंगे। हैंकिंग ने स्टडी किया स्पर्मेटोजेनेसिस इन सम इंसेक्ट्स एंड ऑब्जर्व दैट 50% ऑफ स्पर्म रिसीव्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड अदर 50% sperm did not receive. Hanking called the structure are called X bodies. हैंकिंग ने X bodies या X क्रोमोसोम्स के बारे में बताया, और X बॉडी को बाद में क्योंकि वो क्रोमा या कलर्ड बॉडी थी इसलिए इसको X क्रोमोसोम कहा गया। तो 50% स्पर्म 50% जो रिसीव करते हैं वो X बॉडीज या X क्रोमोसोम है। तो 1891 में X क्रोमोसोम के बारे में किसने बताया, हैंकिंग ने बताया। उसके बाद में आता है मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं। XXXO मैकेनिज्म, यहाँ पर मेल हेटेरोगेमेटिक होता है ना, एक्सोगेमेट विद X विदाउट X, और फीमेल जो होती है वो होमोगेमेटिक होती है। ये मैनी इंसेक्ट्स सच एज द ग्रास होपर। तो ग्रास होपर के अंदर कौन सा होगा, XXXO वाला। और दूसरी बात करें XY मैकेनिज्म, ह्यूमन और ड्रोसोफिला के अंदर होगा XX कौन होगी, फीमेल, और XY कौन होगा, मेल। ज्यादा जरूरी वाला कॉन्सेप्ट तो ये हो जाता है ZZW मैकेनिज्म। यहाँ पर होमोगेमेटिक जो होती है, होमोगेमेटिक कैसे होता है ZZ ये मेल हो जाएगा वैसे देखा हेट्रो होता है मेल, लेकिन ZW जो है वो कौन हो जाएगी, फीमेल। तो मेल का होमोगेमेटिक होना, होमोगेमेटिक मेल, ये इसकी जो है वो, और ये एग्जांपल आएगा बर्ड्स के अंदर XXXO XXXY मैकेनिज्म शो मेल हेट्रोगेमेसी। लेकिन ये वाली लाइन ध्यान देना ZZW मैकेनिज्म जो होता है उसमें फीमेल हेट्रोगेमेटी शो करता है। फिर आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन ह्यूमन XXXY। ह्यूमन के अंदर टोटल कितने पेयर्स होते हैं साहब, ह्यूमन के अंदर टोटल पेयर्स होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें 22 पेयर्स कैसे ऑटोसोम्स होते हैं,
22 कैसे होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं, और लास्ट का जो होता है वो कौन सा होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम में भी कौन कौन से, एक्स एक्स और एक्स वाई मेल के लिए और एक्स एक्स फीमेल के लिए होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गमेट, 50% विद एक्स क्रोमोसोम एंड 50% ऑफ वाई क्रोमोसोम्स। यहाँ पर फीमेल प्रोड्यूस ओनली ओवम विद एक्स क्रोमोसोम। ये जो ह्यूमन के अंदर एक्स वाई टाइप का जो क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ये बात काम की है। एंड दिस सेक्स डिटरमाइन द वेदर द ऑफस्प्रिंग मेल और फीमेल। आगे अपन डिटेल में और बात करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबी, ये हनीबी वाला सेक्स डिटर्मिनेशन तो कुछ अलग ही टाइप का है, जो अभी की प्रीवियस डिस्कशन से हट करके है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के नंबर पे डिसाइड करता है। जैसे फर्टिलाइज एग डेवलप फीमेल, फर्टिलाइज एग क्या डेवलप करेगी, फीमेल। फीमेल में क्वीन भी हो सकती है और वर्कर भी हो सकती है, मतलब फर्टिलाइज एग मतलब ये 2n वाली कंडीशन है। अनफर्टिलाइज एग जो है वो कौन सा है, n है, और वो क्या डेवलप करता है, वो मेल डेवलप करता है, ड्रोन डेवलप करता है, और ये जो होता है वो पार्थेनोजेनेसिस की वजह से होता है। जैसे फीमेल्स आर डिप्लॉयड, फीमेल के अंदर कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, और मेल कैसे होते हैं, मेल हैप्लॉयड होते हैं, और इनमें हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। इसका मतलब males produce sperm by mitosis and do not have father and thus cannot have sons but have a grandfather and have grandson। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर न तो इनके ग्रैंडफादर होते हैं न ग्रैंडसन होते हैं, ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म में ग्रैंडफादर ग्रैंडसन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ये बातें बड़े सुनने में ऐसी लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के अंदर मियोसिस हुआ तो यहाँ पर क्या बन गया, हैप्लॉइड, तो ये बन गया मेल। और अगर मेल है और यहाँ पर माइटोसिस हुआ तो माइटोसिस होने पर 16 16 16 ये और 16 ये, तो यहाँ पर ये बन जाएगा मियोसिस होकर के 16 16 चला गया तो ये मेल बन गया, और यहाँ पर ये फीमेल डिप्लॉयड कंडीशन होगी तो फीमेल बन जाएगा। म्यूटेशन और पेडिग्री एनालिसिस, म्यूटेशन किसको कहते हैं, सडन हेरिडिटेबल चेंजेस, अचानक से कोई जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज आ जाए तो उसको क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। डीएनए सीक्वेंसिंग इन रिजल्टिंग इन चेंज इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर म्यूटेशन दो टाइप के होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर किसी सिंगल, है ना, ड्यू टू अ चेंज सब्स्टिट्यूशन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, जैसे सिंगल पॉइंट म्यूटेशन की बात करें तो एग्जांपल में कौन सा होगा, सिकल सेल एनीमिया की बात की जाएगी। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर रिजल्टिंग इन द शिफ्टिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए शिफ्टिंग, डीएनए सीक्वेंस की पूरी पूरी शिफ्टिंग हो जाए तो उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है, जिसमें लॉस और गेन, डुप्लीकेशन द डीएनए सेगमेंट्स ड्यू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी और एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर सीन इन द कैंसर सेल, क्रोमोसोम्स के अंदर जो एब्रेशंस होते हैं वो कैंसर वाली सेल में रिपोर्ट किए गए हैं। एंड एजेंट्स व्हिच इंड्यूसेस द म्यूटेशंस आर कॉल्ड म्यूटेजेंस, ऐसे एजेंट्स जो कि म्यूटेशन को कॉज करते हैं उनको कहा जाता है म्यूटाजेंस। और म्यूटाजेंस जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। फिजिकल म्यूटाजेंस जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन हो गया, एक्स रेज हो गया, मतलब इसके अंदर जो है वो रेडिएशंस वाली बात यहाँ पर की जा रही है। केमिकल म्यूटेजेंस की बात करते हैं। सबसे पहले केमिकल म्यूटेजेंस जो है, मस्टर्ड गैस की बात हुई, फिनॉल और फॉर्मेलिन, फिनॉल की बात की जाती है या फॉर्मेलिन की बात की जाती है। ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, केमिकल म्यूटेजेंस हो जाएंगे। अब बात आती है पेडिग्री, पेडिग्री एनालिसिस की बात होती है कि जो ह्यूमन एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, पता चले कि कई जनरेशन के कुछ कैरेक्टर्स को स्टडी करना हो और उसको अगर अपन एनालिसिस करें तो उसके लिए एक चार्ट बनाया जाता है। कंट्रोल ऑफ प्रोसेस आर नॉट पॉसिबल, सो द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट द इनहेरिटेंस इज यूज्ड। ह्यूमन में तो ऐसे मटर की तरह नहीं यूज कर सकते, पी प्लांट की तरह। तो यहाँ पर जो किया जाता है, सर्च एंड एनालिसिस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशंस ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। कई जैसे क्वीन विक्टोरिया या जो हीमोफीलिया वाली बात आती है, या कई बार कोई डिजीज का पता करना हो तो क्या हिस्ट्री देखते हैं कि फादर के भी फिर फादर, मतलब 6 7 7 जनरेशन का अगर स्टडी में पता चले कि ये बीमारी थी, अगर है इसका मतलब इस जीन्स की मौजूदगी हो सकती है।
और कब थी, फिर किसके क्रॉस में कौन सी अगली जनरेशन में क्या प्रॉपर्टी रही। तो इस तरह से इसका एनालिसिस पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू किया जा सकता है। इसमें एक चार्ट बनाया जाता है फैमिली हिस्ट्री का, इसलिए फैमिली ट्री या पेडिग्री कहा जाता है। पेडिग्री जो इज स्टडी पेडिग्री स्टडी इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ द स्पेसिफिक ट्रेट्स, एब्नॉर्मलिटी और डिजीज, जैसे मैंने कहा ना डिजीज के रेफरेंस में ज्यादा, तो इस तरह से इनका यूज किया जा सकता है। अब इसको हर बार ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा, इसको अपन सिंबल्स देंगे। मेल के लिए जैसे ये सिंबल स्क्वायर हो गया, फीमेल के लिए अनस्पेसिफाइड, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को एकदम से डार्क शेड कर दिया गया है, मैटिंग जो होगी वो सिंगल बीच में पार्ट शो कर दिया। मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स जो होती है, कंसेंजिनियस मैटिंग को डबल से शो कर दिया। पेरेंट्स अबाउ, ये वाले पेरेंट्स हो गए, उनकी क्रॉस की बात में नीचे जो दिए हुए वो अफेक्ट ये चिल्ड्रंस हो गए, अफेक्टेड मेल चाइल्ड हो गया। और अगर सिर्फ बच्चों के ऑफस्प्रिंग्स हुए, लेकिन कितने ऑफस्प्रिंग, 5, कितने बेटे थे कितने बेटी थी, मेल फीमेल के बारे में नहीं पता है, उस कंडीशन में आप क्या हो गए, अनस्पेसिफाइड में से ब्रिक शेप टाइप सिंबल्स दे देंगे। फिर बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर ड्यू टू द चेंज इन द जीन्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर ये डिसऑर्डर जीन्स और क्रोमोसोम में कुछ चेंज आ जाते हैं, उससे हो जाता है। जैसे 2 टाइप्स है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन, अगर एक जीन में अगर बदलाव आ जाता है और उसकी वजह से जो अल्टरेशन आता है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहलाता है। जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया, थैलेसेमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, सारे के सारे एग्जांपल्स ध्यान देना, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। और अगर अपन बात करते हैं कि पैटर्न ऑफ इनहेरिटेड ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड इन द फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इसलिए कहा गया क्योंकि मेंडल्स के द्वारा दिए गए जो लॉ है उन वो इनके अंदर फॉलो होते हैं, तो उसी पैटर्न से ये बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इन सारे डिजीजेस के अंदर पेडिग्री एनालिसिस किया जा सकता है क्योंकि पैटर्न्स उसी टाइप से चलेगा। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, या तो डोमिनेंट हो सकते हैं या रिसेसिव हो सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। अब देखना यहां पर 2 पैटर्न दिए हुए हैं। पेडिग्री एनालिसिस ऑफ द ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट मोनोटोनिक डिस्ट्रॉफी और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट सिकल सेल एनीमिया। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ऑटोसोमल रिसेसिव कौन है, सिकल सेल एनीमिया। ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। आप इस डोमिनेंट वाले पैटर्न में देखना, ये यहाँ पर डिजीज हो रही है इस जनरेशन में, फिर अगली जनरेशन में देखो यहाँ पर और यहाँ पर फिर पैटर्न आया है, फिर इसके बाद में इन दोनों के बीच में से फिर ये तीसरी जनरेशन है, इसमें भी आया है। मतलब हर ट्रेड के अंदर हर जनरेशन में क्या हो रहा है, ये एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया। यहाँ पर किसी भी तरह का नई मौजूदगी है जिनकी सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल रिसेसिव जो है सिकल सेल एनीमिया। फिर आगे देखते हैं, एक डिजीज आती है जिसको कहते हैं रॉयल डिजीज, हीमोफीलिया डिजीज। ये रॉयल डिजीज इसलिए कहलाती है क्योंकि ब्रिटिशियर्स जो है उनकी क्वीन पैटर्न चलता है हुकूमत का, क्योंकि ये जो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड रिसेसिव डिजीज है। जब भी किसी पर्सन को अगर कट लग जाए और फीमेल की बजाय मेल में ज्यादा रिस्क होती है, इसलिए वहां पर क्वीन पैटर्न ज्यादा चलता है, क्वीन हुकूमत चलती है। आपने नाम भी सुना है क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ, इस तरह से। तो क्वीन ही वहां पे डोमिनेट होती है। और रॉयल फैमिली इसीलिए कहा गया, और उनमें एक बीमारी होती है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, कि ये यहाँ पर एक प्रोटीन इन्वॉल्व होता है जो कि ब्लड क्लोटिंग के लिए अफेक्ट होता है। अगर एक बार कट लग जाए, घाव हो जाए और ब्लीडिंग चालू और रुके नहीं, तो फाइनली डेथ हो जाएगी। और मेल के अंदर ये चांसेस ज्यादा है, फीमेल के अंदर ऐसे चांसेस कम हो सकते हैं, रेयर होते हैं। सिंपल कट रिजल्ट्स इन द नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय 2 एलील। हीमोफीलिया के लिए कैपिटल एच और स्मॉल एच एलील दे दिया। कैपिटल एच इज नॉर्मल एलील एंड स्मॉल एच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हीमोफीलिया। तो यहाँ पर ये जो है एलील्स जो है, कैपिटल एच मतलब ये नॉर्मल हीमोफीलिया नॉर्मल है, और स्मॉल एच की बात करते हैं तो वो कौन सा, हीमोफीलिया के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है। कंडीशंस एक चार्ट की तरह देखो, चार्ट में आप देखोगे कि यहाँ पर दोनों में ये कैपिटल नॉर्मल फीमेल, यहाँ पर हेटेरोजाइगस फीमेल, ये कैरियर का काम करेगा। हाँ, ऐसी कंडीशन में ये फीमेल खुद तो हीमोफिलिक नहीं होगी, लेकिन ये कैरियर का काम करेगी, ये हीमोफिलिक हो जाएगी।
ये रेयर कंडीशन होगी। मेल के अंदर ये नॉर्मल मेल है लेकिन स्मॉल एच वाई है, इसका मतलब हीमोफीलिया वाला मेल है। इन फीमेल हीमोफीलिया इज वेरी रेयर, ध्यान देना रेयर है, क्योंकि ये केस कब हो सकता है, सिर्फ दोनों ही जो एक्स क्रोमोसोम है जहां पर हीमोफीलिया की जीन्स मौजूद हो तब। happens only when the mother is at least carrier and father is hemophilic। जब, और ये कब होगा, जब मदर कैरियर हो और फादर क्या हो, हीमोफिलिक हो। जैसे अपन बोले कि ये फादर है और ये मदर है, तब ऐसी कंडीशन में जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो ये बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन में तभी बन पाएंगे, बाकी नहीं। और देखो, क्वीन विक्टोरिया वाज द कैरियर ऑफ हीमोफिलिया, सो हर फैमिली पेडिग्री शो मैनी हीमोफिलिक डिसेंडेंट, और मैनी हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स की अभी अपन ने बात करी। क्वीन विक्टोरिया की भी बात हुई। कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स है ये, रेड और ग्रीन कोन के अंदर डिफेक्ट हो जाता है, रेड कलर और ग्रीन कलर। ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो ट्रैफिक सिग्नल को ढंग से रीड नहीं कर पाएगा, न ऐसे पर्सन को कभी रेलवे जॉब देगा अगर उनको सिर्फ इसी कलर और सिग्नल्स को अगर ढंग से नहीं वो रिकॉग्नाइज कर पाए तो यहाँ पर इट रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ द डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर ड्यू टू म्यूटेशन इन सम जीन्स। एक्स क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं। It occurs at the 8% of the male, only about 0.4% female. This because those genes are X-linked. X-linked होने पर ये चांसेस मेल के अंदर ज्यादा होते हैं बजाय फीमेल के। मेल के अंदर कितने 8% है और फीमेल के अंदर 0.4% चांसेस हैं। नॉर्मल एलील इज डोमिनेंट, रिसेसिव जो है वो स्मॉल सी, नॉर्मल को तो कैपिटल सी से और रिसेसिव को स्मॉल सी से बताया है। सन ऑफ हेट्रोजाइगस वुमेन कैरियर, हेट्रोजाइगस वुमेन जो कैरियर है वो ऐसे। और डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड ओनली व्हेन हर मदर एटलीस्ट कैरियर एंड फादर इज कलर ब्लाइंड। जो अपन ने अभी कंडीशन बताई थी कि ये कलर ब्लाइंड है और यहाँ पर ये स्मॉल वाला है, तब इस कंडीशन में यहाँ पर ये डॉटर ऐसी। डॉटर की कंडीशन कब बनेगी, जब इसके फादर पेरेंट्स इस टाइप से होंगे, फादर मदर। देन फिर नेक्स्ट आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में करते हैं। ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है ये, transmitted from parents to offsprings. Both the parents are carrier heterozygous for the gene. Disease controlled by the pair of HBA and HBS as for sickle cell anemia. Homozygous dominant की कंडीशन में आता है तो HBA। हेट्रोजाइगस कंडीशन HBS, और ये कैसा होगा, ये सिकल सेल एनीमिया ट्रेट होगा। और होमोजाइगस रिसेसिव की बात करें तो ये अफेक्टेड होगा HBS। तो ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है ना। और आगे बढ़ते हैं। डिफेक्ट जो होता है ये सब्स्टिट्यूशंस की वजह, ये डिफेक्ट सब्स्टिट्यूशंस, यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड का वेलिन से सब्स्टिट्यूशन। अब मैं बोलूं कि ABCD आप जानते हैं, ABCDEFGHIJK सारी बात। तो अगर बात करें कि G ग्लूटामिक एसिड, V वेलिन, पहले कौन आया, पहले ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस किसने करा, वेलिन ने। ऐसे याद करना कि ग्लूटामिक एसिड कभी क्या होता है, वेलिन इज रिप्लेस बाय ग्लूटामिक एसिड, नहीं, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेसमेंट करता है वेलिन, 6th पोजीशन पे करता है, और बीटा ग्लोबुलिन चेन जो हीमोग्लोबिन की वहां पर करता है। यहाँ पर mRNA की जो सीक्वेंस है वो GAG है, और यहाँ पर mRNA की सीक्वेंस जो है वो GUG है। और ये GUG होने पर यहाँ पर ये तो हो गया वेलिन आ जाएगा, और यहाँ पर जो है वो ग्लूटामिन आ जाएगा। तो GAG और GUG ये थोड़ा सा माइनर चेंज हुआ, और ये बीटा चेन के अंदर पूरा प्रॉब्लम्स हो गई। सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन जीन इज GAG to GUG। ये सारी बातें ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2, 3 और GAG GUG अफेक्टेड, और 6 नंबर वेलिन और रिप्लेसमेंट हो गया। फिर बात करते हैं म्यूटेंट हीमोग्लोबिन। Molecule undergoes polymerization under low oxygen tension causing the change in the shape of the RBC। सिकल शेप की हो जाती है, सिकल शेप एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिकल शेप हो जाती है। फिर आती है फिनाइलकेटोनुरिया, ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है। इट इज
ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन दैट कोड फॉर द फिनाइलएलनिन हाइड्रोक्सिलेट। और फिनाइलएलनिन जो होता है फिनाइलएलनिन को टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर ये एंजाइम क्या होगा, ये नहीं पाया जाएगा। इसकी वजह से फिनाइलएलनिन अक्यूमुलेट होने लग जाता है और कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर और उसके डेरिवेटिव्स के अंदर। इसकी वजह से पर्सन में मेंटल रिटार्डनेस आ जाएगी और ये यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीटेड आउट हो सकता है। और किडनी इसका क्या करती है, बिकॉज ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगा, मेंटली रिटार्डनेस कंडीशन हो जाएगी, टायरोसिन के अंदर बदलाव नहीं होगा। ये वाली बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो एक्यूमुलेट होगा तो प्रॉब्लम होगी, उसको क्या बोलेंगे, फिनाइलकीटोनुरिया कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, आजकल बहुत पेशेंट देखने को मिलते हैं थैलेसीमिया। ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज ब्लड डिजीज है। ब्लड डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर हेटेरोजाइगस पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ड्यू टू द म्यूटेशंस और डिलीशंस। म्यूटेशन और डिलीशंस की वजह से होती है और ये रिजल्ट्स रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से अल्फा और बीटा हीमोग्लोबिन चेन का सिंथेसिस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इट फॉर्म एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड कॉजेज एनीमिया। और एनीमिक पेशेंट के सिम्टम्स उसमें रहते हैं क्योंकि वहां पर अल्फा और बीटा चेन का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाता है। और कौन सी चेन अफेक्ट हुई है इस बेस पर जो है ये थैलेसीमिया दो टाइप का होता है। यहाँ पर बात करते हैं अल्फा थैलेसीमिया और दूसरी बात करते हैं बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन चेन इज अफेक्टेड, controlled by two closely linked genes HbA1 and HbA2 on क्रोमोसोम नंबर 16। ध्यान देना अल्फा जो है वो क्रोमोसोम नंबर 16 से जुड़ी हुई बात की जाती है। म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ 4 genes causes the disease. This the more gene affected the less the globulin molecule be produced। सीधी सीधी बात है, अल्फा थैलेसीमिया यहाँ पर HbA1 और HbA2 जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम नंबर 16 पर लोकेटेड है और वहां पर अल्फा थैलेसीमिया की बात होती है। यहाँ पर बीटा ग्लोबुलिन चेन की बात करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल होती है बाय अ सिंगल जीन HBB। ये सिंगल जीन से होती है और ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे मौजूद है। यहाँ पर म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन कॉजेज द डिजीज। थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, क्वांटिटेटिव मतलब सिंथेसिस वेरी लेस ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स। अच्छी बातें हैं, इसका ध्यान देना कि थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है और सिंथेसिस वेरी लेस ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। जितना सिंथेसिस ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल का कम बनेगा, हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। और सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि सिंथेसिस इज इनकरेक्टली फंक्शनिंग द ग्लोबुलिन, इनकरेक्ट या क्वालिटी जो है डिस्टर्ब हो रही है इस वजह से। और क्रोमोसोमल डिजीज की बात करते हैं, ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ द वन और मोर क्रोमोसोम्स। ये दो टाइप से होता है, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी द gain or loss of chromosome due to the failure or segregation of chromosome during cell division, और polyploidy increase in the whole cell of chromosome due to the failure of cytokinesis। पूरा का पूरा सेट आगे बढ़ता है तो ये जो है ना ये पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा और ये वेरी रेयर इन ह्यूमन बट ऑफन सीन इन प्लांट्स। पॉलीप्लॉइडी जो है स्टेटमेंट आ जाए, पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स के अंदर जो कॉमन होता है लेकिन ह्यूमन वाले केस में क्या होता है, रेयर होता है। आप देखते हैं एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर्स। डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम जो है एडिशनल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। डाउन सिंड्रोम के अंदर जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो ट्राइसोमी होती है और ट्राइसोमी क्रोमोसोम नंबर 21 पे होती है। और ट्राइसोमी होने की वजह से यहाँ पर जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है 45 ऑटोसोम प्लस XX या 45 ऑटोसोम प्लस XY, यहाँ पर ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है यहाँ पर बढ़ जाता है ऐसा होता है। और फीचर्स दे आर शॉर्ट फीचर्स, स्मॉल राउंड हेड, ब्रॉड फ्लैट, हाँ टंग, जीवान बाहर निकली हुई, मैनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स के ऊपर काफी लूप्स मौजूद है। ब्रॉड पाम सी द कैरेक्टरिस्टिक्स पाम, साइमन क्रीसर, पूरे जो हाथ के बीच की जो रेखा है ये साइमन क्रीसर से है। ये ऐसे जैसे ये अपन बात करें, ये हाथ है 1 2 3 4 ये, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी साइमन क्रीसर मौजूद होगी। रिटार्डेड फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेज यहाँ पर रिपोर्ट की जाती है डाउन सिंड्रोम के अंदर। ये डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी की वजह से हो। दूसरा आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द मेल।
ट्राइसोमी, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 44A प्लस XXY 47 क्रोमोसोम्स की बात यहाँ पर होगी। और फीचर्स ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट However, the feminine development is also expressed, मतलब यहाँ पर masculine भी डेवलपमेंट हो रहा है और फेमिनाइन डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं गायनिकोमेस्टिया 2-in-1 कॉम्बोपेक की बात हो रही है एक तरह से। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है यहाँ पर मेल पैटर्न भी शो हो रहा है और फीमेल पैटर्न भी शो हो रहा है। ये स्टेराइल होता है, मेंटली रिटार्डेड होता है। टर्नर सिंड्रोम, दिस इज द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, है ना। और मोनोसोमी। टर्नर सिंड्रोम किसको कहते हैं? हाँ, अगला सिंड्रोम की बात आती है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो, उसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ये मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये बात ध्यान रखना, मेल के अंदर होता है और यहाँ पर 44 ऑटोसोम प्लस XXY पैटर्न्स देखने को मिलता है। ये वाली साथ यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम की बात हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? 44A प्लस XO 45 क्रोमोसोम। और ये फीमेल के अंदर क्या होगा? फीमेल स्टेराइल, ओवरीज आर रुडिमेंट्री, लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, डॉफ एंड मेंटली रिटार्डेड। ये सारी की सारी कंडीशन टर्नर सिंड्रोम में फीमेल के अंदर होगी। ये सिंड्रोम्स जो होते हैं वो डिजीजेस और सिंड्रोम में यही फर्क है कि ग्रुप, है ना, जितने भी मल्टीपल डिजीज का जो कॉम्बिनेशन की बात करें कि ग्रुप ऑफ डिजीजेस, इसमें मल्टीपल डिजीजेस के फैक्टर सामने देखने को आते हैं और ये जेनेटिकली है। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में अगर क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने से हो रहे हैं। सिंड्रोम के बारे में आपने देखा, डाउन सिंड्रोम के बारे में, टर्नर सिंड्रोम के बारे में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। इन सिंड्रोम्स के केसेस आपको ध्यान में रखने हैं और ये सारे के सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं जो बाद में अभी जीन थेरेपी के थ्रू अभी क्योर हो रहे हैं। बहुत आगे एडवांस साइंस इसको भी क्योर कर लेगी। एलोपैथी अपना काम कर रही है, मेडिकल साइंस आगे बढ़ रही है। आज इस चैप्टर का जो फंडामेंटल्स है वो अपन ने कवर किए, क्योंकि ये वन शॉट रैपिड रिवीजन था, इसमें उसी नजरिए से आपको ये क्लास ली गई है। बाकी एक एक लाइन के लिए बहुत बड़ा एलोबरेटिव क्लासेस होगी। तो आगे के जो बेचेस के अंदर जो रेगुलर क्लासरूम मोड होंगे उसमें इसमें और चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में बात होगी। आपके लिए ये वन शॉट क्लास आज लेके आए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बायोथान एकेडमी के थ्रू। तो बायोथान एकेडमी 11th के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा चुकी है वन शॉट में। 12th के अंदर अभी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का चैप्टर आज अपन ने डिस्कस किया है। बायोथान एकेडमी बाय डॉक्टर NR कीर सर आपको बायोलॉजी के सारे फैक्ट्स से रूबरू कराएगी। अभी 11th-12th होने के बाद में फिर ग्रेजुएशन और कई दूसरे कंपटीशन के लिए भी लेक्चर्स तैयार हो रहे हैं, कंटेंट रेडी हो रहे हैं। तो बस आप जुड़े रहिए। अभी आप जितना ज्यादा इसमें अभी से ही इसमें रेगुलरली जुड़े रहेंगे तो अभी की क्लासेस के बाद में जो आगे आने वाली क्लासेस है उसमें कई तरह के MCQs कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस और किसी शॉर्ट ट्रिक्स पे बात करें, सारी की सारी डिस्कशन फ्यूचर में आने वाली क्लासेस पे होगी। तो मैं आपको अश्योर करूं कि आने वाले टाइम में आपको बायोथान एकेडमी हमेशा हर कंपटीशन हर जगह साथ में खड़ी मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।